यार हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रही है, स्किल सीखो, डिग्री से ज्यादा स्किल जरूरी हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये स्किल्स शब्द इतना ज्यादा इस्तेमाल हो गया है ना कि इसका मतलब ही धुंधला गया है। ये है क्या एग्जैक्टली? तो आज हम इसी सवाल की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो भी नोट्स और आर्टिकल्स हैं उनकी मदद से समझेंगे कि स्किल और डिग्री के बीच की असली लड़ाई है क्या। हम इतिहास में भी देखेंगे कि कैसे ये पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें खास तरह से सोचने पर मजबूर करने लगा, जिसे कुछ लोग ब्रेन वॉश भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी, एआई इस पूरे खेल को आज 2026 में कैसे बदल रहा है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि उस दिमागी जकड़न को समझने की कोशिश करना है जो हमें अक्सर महसूस होती है, ताकि हम देख सकें कि आज की दुनिया में असल में कीमती क्या है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। स्किल और डिग्री का फर्क बहुत सीधा है, पर हमारे समाज ने इसे बहुत जटिल बना दिया है। स्किल का मतलब है किसी काम को असल में करने की काबिलियत, और डिग्री वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है कि आपने कुछ विषयों के बारे में पढ़ा है। एक करने पर जोर देती है, दूसरी जानने पर। और ये करने वाली चीज भी दो तरह की होती है ना। एक तो है हार्ड स्किल्स, मतलब जिन्हें हम तकनीकी हुनर कह सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कोडिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग या डेटा एनालिसिस। हाँ वही, मतलब वो हुनर जिन्हें बाकायदा सीखा और मापा जा सकता है। सही है। और दूसरी है सॉफ्ट स्किल्स, यानी व्यवहारिक हुनर। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट। ये किसी एक जॉब तक सीमित नहीं है, ये तो हर जगह काम आती हैं। सच तो ये है कि हार्ड स्किल्स आपको इंटरव्यू तक पहुंचाती हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आपको वो इंटरव्यू क्लियर करवाती हैं और कंपनी में आगे भी बढ़ाती हैं। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। सोचिए किसी की कार खराब हो गई, दो मैकेनिक आते हैं। एक के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की डिग्री है, चमकता हुआ सर्टिफिकेट है, पर उसने कभी हाथ गंदे नहीं किए। कभी कार का बॉनेट खोलकर देखा ही नहीं। और दूसरा, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर बता सकता है कि पिस्टन में गड़बड़ है या फ्यूल लाइन में। एग्जैक्टली हम अपनी कार की चाबी किसे देंगे? जाहिर है दूसरे वाले को। यही स्किल की असल ताकत है। और आज कंपनियां भी यही कर रही हैं। वो अब सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देखती, हाँ। वो प्रूफ ऑफ वर्क देखना चाहती हैं। बिल्कुल। मतलब आपके काम का सबूत, आपका गिटहब प्रोफाइल, आपका डिजाइन पोर्टफोलियो, आपके लिखे हुए आर्टिकल्स, ये आपकी असली डिग्री हैं। हाँ। क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि 4 साल पुरानी डिग्री आज की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ खास नहीं बताती। आपने एक बड़ा मजबूत शब्द इस्तेमाल किया था, ब्रेन वॉश। क्या ये सच में हुआ है? हम इस डिग्री ओरिएंटेड दुनिया में पहुंचे कैसे? इतिहास में तो हमेशा काम की इज्जत थी, है ना? बिल्कुल। इतिहास में स्किल का मतलब ही प्रैक्टिकल था। आप प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा को देखिए, वो लर्निंग बाय डूइंग का सबसे शुद्ध रूप था। अच्छा। लोहार का बेटा सालों तक सिर्फ हथौड़ा चलाना और धातु को महसूस करना सीखता था। गुरुकुल में भी सिर्फ शास्त्र नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाना, रणनीति, प्रबंधन, ये सब सिखाया जाता था। मतलब आपकी पहचान आपकी कारीगरी से थी, किसी कागज के टुकड़े से नहीं। सही कहा, आपकी पहचान आपकी कारीगरी से थी। तो फिर ये डिग्री वाला सिस्टम आया कहाँ से? ये फैक्ट्री कब शुरू हुई? ये बदलाव आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी तो उन्हें लाखों आज्ञाकारी कर्मचारियों की जरूरत पड़ी, रचनात्मक इंसानों की नहीं। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो सुबह 9 बजे आएं, शाम 5 बजे जाएं, और बिना सवाल किए एक ही काम को अनुशासन के साथ बार बार करते रहें। और यहीं से फैक्ट्री मॉडल ऑफ एजुकेशन का जन्म हुआ होगा। स्कूल और कॉलेज एक असेंबली लाइन की तरह बना दिए गए जहां सबको एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, एक ही तरह के एग्जाम लिए जाते हैं और सबको एक ही सांचे में ढाला जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और समाज के दिमाग में ये बात बिठा दी गई कि डिग्री इज इक्वल टू इज्जत इज इक्वल टू नौकरी। व्यवहारिक ज्ञान पीछे छूट गया और किताबी कीड़ा बनने की एक अंधी रेस शुरू हो गई। तो आज जब गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां कह रही हैं कि उन्हें डिग्री की परवाह नहीं, तो ये कोई नई क्रांति नहीं है, ये एक तरह से बैक टू बेसिक्स है। हम वापस उसी दुनिया में लौट रहे हैं जहां आपके काम की कीमत कागज से ज्यादा है। लेकिन इस सिस्टम ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। कई लोग, खासकर जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई पूरी की है, वो महसूस करते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम ने उनका दिमाग बंद कर दिया है। और अब जब एआई आके सब कुछ बदल रहा है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यह हताशा बहुत असली है और यह हताशा जायज भी है। सोचिए, जिस सिस्टम ने हमें 15 साल तक सिर्फ निर्देशों का पालन करना सिखाया, वो अचानक हमें एक ऐसी दुनिया में छोड़ देता है जहां खुद से सोचना और कुछ बनाना सबसे जरूरी हो गया है। पर अच्छी खबर यह है कि दिमाग बंद नहीं हुआ,
सिर्फ उस पर जंग लग गई है। जंग लग गई है मतलब इसे साफ किया जा सकता है, ये तो उम्मीद की बात है। बिल्कुल। हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे जिम जाने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही कोई नया काम करने से दिमाग के न्यूरॉन्स नए रास्ते बनाते हैं। तो इस जंग को हटाने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, कुछ बनाना शुरू करना, भले ही वो कितना ही गंदा या बेकार क्यों ना हो। आपका पहला कोड खराब होगा, पहला डिजाइन बुरा होगा, लेकिन वो शुरुआत ही उस जंग को साफ करेगी। और एआई का क्या? कई लोगों को लगता है कि एआई तो हमारी बची खुची काबिलियत भी छीन रहा है। नहीं, एआई हमारी काबिलियत नहीं छीन रहा, वो सिर्फ मजदूरी छीन रहा है। उसने उन सब कामों की वैल्यू खत्म कर दी है जो रटकर या बिना सोचे किए जा सकते थे। अच्छा। अब आपको एक्सेल के 100 फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं। आपको ये सोचना है कि उस डेटा से क्या कहानी निकल सकती है। एआई आपका गुलाम है, आपका कॉम्पिटिटर नहीं। उससे डरने की बजाय उसे इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो इस उलझन और जंग लगे दिमाग से निकलने का कोई एक्शन प्लान है? कुछ ऐसा जो लोग आज से ही शुरू कर सकें? हाँ, 4 बहुत छोटे और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, कंजम्पशन कम करें। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। आज की दुनिया में तो हर तरफ से जानकारी की बमबारी हो रही है। रील्स, न्यूज़, नोटिफिकेशंस। इसका तरीका है अपने लिए खाली समय बनाना। दिन में सिर्फ 30 मिनट बिना किसी स्क्रीन के बैठना। इससे दिमाग का शोर कम होगा और आपके अपने विचार सतह पर आ पाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप, अपनी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा को पकड़ें। वो क्या चीज़ है जिसके बारे में आप घंटों बिना बोर हुए बात कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। वही आपका नेचुरल स्किल पॉइंट है। ठीक है, शोर कम किया, अपनी जिज्ञासा को पहचाना, अब आगे क्या? तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, आउटपुट पर जोर दें। आज कुछ ऐसा करें जो कल दुनिया में नहीं था। एक पैराग्राफ लिखें, एक स्केच बनाएं, गिटार पर एक धुन बनाएं, कुछ भी। आउटपुट ही दिमाग को सिग्नल देता है कि वो सिर्फ स्टोरेज डिवाइस नहीं, बल्कि एक क्रिएशन इंजन है। बिल्कुल। और चौथा, एआई को अपना पार्टनर बनाएं। एआई से पूछें, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में दिलचस्पी है, मेरा 30 दिन का रोड मैप बनाओ। वो आपका पर्सनल ट्यूटर बन जाएगा, मुफ्त में। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। पहले माना जाता था कि सबसे महंगा काम सोचना है, लेकिन अब तो एआई सोच भी पा रहा है। वो कोड लिख रहा है, तस्वीरें बना रहा है, रणनीति सुझा रहा है। तो ऐसा क्या बचा है जो वो नहीं कर सकता? इंसान की असली ताकत अब कहाँ है? ये बहुत गहरा सवाल है। जिसे हम अब तक सोचना कहते थे, वो दरअसल काफी हद तक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग था। एआई इसमें हमसे करोड़ों गुना बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एआई के पास सिर्फ डेटा है, लाइफ एक्सपीरियंस यानी जीवन का अनुभव नहीं है। अच्छा। और यहीं पर वो दीवारें आती हैं जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। जैसे कि कौन सी दीवारें? सबसे पहली और सबसे मजबूत दीवार है असली जिम्मेदारी यानी अकाउंटेबिलिटी। मतलब? अगर एआई कोई गलत मेडिकल सलाह दे दे जिससे किसी की जान चली जाए, तो आप उसे जेल नहीं भेज सकते। समाज को हमेशा एक इंसान चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके, जिसे जिम्मेदार ठहराया जा सके। सही बात है। ट्रस्ट यानी भरोसा आज की दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। बिल्कुल। दूसरी दीवार है इच्छा और उद्देश्य यानी इंटेंट एंड डिजायर। एआई के पास कोई ख्वाहिश नहीं है, वो खुद से कुछ बनाना नहीं चाहता, वो बस दिए गए निर्देशों का पालन करता है। क्या बनाना है और क्यों बनाना है, ये फैसला हमेशा इंसान का ही रहेगा। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और शायद जज्बात भी। हाँ। तीसरी दीवार है सहानुभूति और जज्बात, एम्पैथी एंड इमोशन। एआई दुख या खुशी का नाटक कर सकता है, पर उसे महसूस नहीं कर सकता। एक नर्स जो मरीज का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है, उसकी जगह एआई कभी नहीं ले सकता। और चौथी दीवार है फिजिकल वर्ल्ड। जब तक रोबोटिक्स इंसानी मजदूरी से सस्ता नहीं होता, तब तक एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रिशियन या एक सर्जन का काम जो असल दुनिया में हाथों से होता है, वो एआई से बहुत दूर है। हाँ। आपने फैक्ट्री मॉडल की बात की, जहां बड़ी कंपनियों को कर्मचारियों की फौज चाहिए थी। आज की सबसे बड़ी कंपनियां तो सॉफ्टवेयर में है। क्या वो फैक्ट्री मॉडल आज भी वहां चल रहा है? ये जो हजारों सैस कंपनियां हैं, ये असल में कर क्या रही हैं? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि ऊपर से देखने पर लगता है कि वहां बहुत इनोवेशन हो रहा है, लेकिन असल में ज्यादातर सैस कंपनियां कोई नई खोज नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ इफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता बेच रही हैं। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। मतलब वो पुराने तरीके को बस थोड़ा आसान बना रही हैं। जैसे पहले लोग हिसाब किताब के लिए एक्सेल इस्तेमाल करते थे,
अब एक SaaS कंपनी आएगी और कहेगी एक्सेल में फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर सिर्फ एक बटन दबाते ही सारी रिपोर्ट बना देगा। अच्छा, मतलब सॉल्यूशन पहले भी था, लेकिन नया सॉल्यूशन ज्यादा आसान और तेज है। हाँ, वे बड़ी समस्याओं को पकड़कर उन्हें छोटे छोटे खास ग्रुप्स के लिए हल कर रहे हैं, जैसे सिर्फ वकीलों के लिए एक सॉफ्टवेयर या सिर्फ डेंटिस्ट के लिए एक सॉफ्टवेयर। मतलब टेक्नोलॉजी पहले एक समस्या बनाती है और फिर उसे सुलझाने के लिए हमें एक और टेक्नोलॉजी बेचती है। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। हकीकत तो ये है कि 90% SaaS कंपनियां ऐसी समस्याएं हल कर रही हैं जो खुद टेक्नोलॉजी ने पैदा की हैं। जैसे ईमेल आया तो ईमेल को मैनेज करने के लिए दर्जनों सॉफ्टवेयर आ गए। टीम बड़ी हुई, लोग अलग अलग जगहों से काम करने लगे तो उनसे बात करने के लिए Slack और Zoom जैसे सॉफ्टवेयर आ गए। ये एक चक्र है। तो इस फील्ड का जन्म कैसे हुआ? ये जरूरत से शुरू होकर इस चक्र तक कैसे पहुंची? इसकी टाइमलाइन बहुत दिलचस्प होगी। हाँ, इसकी कहानी 4 हिस्सों में बटी है। 1940 से 55 का दौर इसका जन्म था। द बर्थ। जन्म मतलब जरूरत से। हाँ, ये इंसानी सीमाओं को तोड़ने की जरूरत से पैदा हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज कैलकुलेशन के लिए मशीनें, एलन ट्यूरिंग का कोड ब्रेकिंग, और जनगणना के लिए डेटा मैनेजमेंट। सही कहा। यहाँ मकसद जरूरत थी, लालच नहीं। और उसके बाद ये एक कला बन गई। हाँ, 1955 से 75 का दौर द क्राफ्ट यानी कला का था। फोर्ट्रान और सी जैसी हाई लेवल भाषाएं बनी। मार्गरेट हैमिल्टन जैसी जीनियस ने अपोलो मिशन के लिए कोड लिखा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शब्द को जन्म दिया। तब ये एक कला थी। तो फिर द क्राफ्ट वाले दौर से द फैक्ट्री वाले दौर में ये बदलाव क्यों आया? हर कंपनी को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने लगी। अब उन्हें कुछ कलाकारों से काम नहीं चलता, उन्हें कोडर्स की पूरी फौज चाहिए थी। और यहीं से डिग्री का ब्रेन वॉश तेजी से फैला। बिल्कुल, ताकि कंपनियों के लिए आज्ञाकारी कर्मचारी तैयार किए जा सकें। और फिर इंटरनेट आया। हाँ, 1995 से 2015 तक का दौर द कनेक्टिविटी था। इंटरनेट और सास ने चीजों को बहुत जटिल बना दिया। और अब 2024 से 2026 में हम द ग्रेट रीसेट देख रहे हैं। द ग्रेट रीसेट। एआई ने मजदूरी वाला कोडिंग का काम लगभग खत्म कर दिया है। अब हम वापस प्रॉब्लम सॉल्वर्स और आर्किटेक्ट्स के दौर में जा रहे हैं। फैक्ट्री बंद हो रही है। जब ये कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर नहीं थे, तब दुनिया कैसी थी? उस दुनिया की सबसे कीमती स्किल्स क्या थी? उस दुनिया में 3 चीजें बहुत कीमती थी। पहली, कैलकुलेशन। इसके लिए ह्यूमन कंप्यूटर्स होते थे। ह्यूमन कंप्यूटर्स मतलब? लोग, हाँ, ऐसे लोग जिनका काम ही दिन भर गणना करना था। दूसरी, डेटा स्टोरेज, जिसके लिए बड़े बड़े फाइलिंग कैबिनेट और हाथ से लिखे बही खाते होते थे। और तीसरे डिजाइन, जो विशाल ड्राफ्टिंग टेबल पर हाथों से बनाया जाता था। इन सब कामों के लिए 3 इंसानी क्षमताएं सबसे जरूरी थी। और वो क्या थी? पहली, याददाश्त, मेमोरी, क्योंकि जानकारी गूगल पर नहीं थी, आपके दिमाग में होनी चाहिए थी। दूसरी, एकाग्रता। फोकस। हाँ, क्योंकि एक नक्शा बनाने के लिए घंटों बिना हिले बैठना पड़ता था। और तीसरी, परख, जजमेंट, क्योंकि अंडू का बटन नहीं था, इसलिए हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता था। मतलब हम अपनी सबसे कीमती इंसानी क्षमताओं को एक एक करके मशीनों को किराए पर दे रहे हैं। पहले याददाश्त, फिर शारीरिक मेहनत और अब हमारी सोचने की क्षमता। ये तो काफी डरावनी बात है। इसे ह्यूमन एट्रोफी यानी इंसानी क्षमताओं का शरण कह सकते हैं। तो आगे क्या होगा? बिल्कुल यही हो रहा है। और आगे 3 बड़ी चीजें होंगी। पहली, ज्ञान और बुद्धिमानी का फर्क बहुत साफ हो जाएगा। एआई के पास ज्ञान का भंडार है, इंटेलिजेंस है, पर विजडम यानी बुद्धिमानी नहीं है। तो भविष्य में डिसीजन मेकिंग सबसे महंगी स्किल होगी। हाँ, वो इंसान सबसे कीमती होगा जो एआई के 10 सुझावों को देखकर ये कहने की हिम्मत और समझ रखेगा कि ये सब बकवास है, हमें 11वां रास्ता अपनाना चाहिए। और दूसरी चीज? दूसरी, इरादा ही असली स्किल होगी। इरादा मतलब इंटेंट। हाँ, एआई को चाह नहीं सकता। कंटेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि एआई उसे मुफ्त में बनाएगा। वैल्यू सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू की होगी। एक इंसान ने ये सोचकर मशीन से बनवाया है, बस इसी बात की कीमत होगी। और तीसरा? भौतिकता की और वापसी, द ग्रेट फिजिकल रिटर्न। हाँ, जब डिजिटल दुनिया पूरी तरह से एआई जनरेटेड और नकली हो जाएगी, तो इंसान असली की तलाश में तड़पेगा। हाथ से बनी चीजों, इंसानी मुलाकातों और असल अनुभवों की कीमत आसमान छुएगी। अच्छा, एक डॉक्टर जो आपको छू कर आपका हाल पूछे, उसकी फीस उस एआई मशीन से ज्यादा होगी जो 100% सही डायग्नोसिस करती है।
क्योंकि हमें इंसानी स्पर्श की जरूरत होगी। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, तो क्या ये कहना गलत होगा कि हमें बेवकूफ बनाया गया, स्कूलों में सिर्फ रटना सिखाया गया जो असल दुनिया में काम का नहीं था, सिर्फ उन एग्जाम्स के लिए जो हमारी काबिलियत नापने के लिए नहीं बल्कि हमें सिस्टम से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए थे? नहीं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये द फैक्ट्री मॉडल का स्कैम था। एग्जाम्स आपकी काबिलियत नापने का तरीका नहीं थे। वे लाखों उम्मीदवारों में से कुछ को छांटने का एक आलसी और सस्ता तरीका थे। आपको अपने दोस्त के खिलाफ खड़ा किया गया ताकि आप रेस जीतना सीखें, कुछ नया बनाना नहीं। बिल्कुल। तो आज यानी 2026 में जो टॉप कंपनियां हैं, वे इस पुराने मॉडल को छोड़कर किस नए तरीके पर चल रही हैं? उनका नया प्लेबुक क्या है? वे एक बिल्कुल नए प्लेबुक पर चल रही हैं। पहला नियम है कम लोग, ज्यादा ताकत। वे अब 10,000 औसत कर्मचारियों की जगह 100 ऐसे महारथी रख रही हैं जो हजारों एआई एजेंट्स की फौज को मैनेज कर सकें। ये एआई एजेंट्स क्या हैं? ये हमारे आम चैटबॉट से अलग कैसे हैं? ये सिर्फ जवाब नहीं देते, ये काम करते हैं। आप एक एजेंटिक एआई को कह सकते हैं, मेरी कंपनी की पूरी टैक्स फाइलिंग कर दो। वो खुद ईमेल खोलेगा, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करेगा, फॉर्म भरेगा और सबमिट भी कर देगा। ओहो, इसी वजह से एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर नौकरियां लगभग खत्म हो रही हैं। हाँ, डिग्री की तो विदाई हो ही चुकी है, वे पोर्टफोलियो देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या बड़ा बदलाव है? वे भौतिक दुनिया में वापस भारी निवेश कर रही हैं। एआई को चलाने के लिए खुद के बिजली घर बना रही हैं और रोबोटिक्स में अरबों डॉलर लगा रही हैं। और आखिर में वे अब सिर्फ ऐप्स नहीं बना रही, वे बड़ी और असल समस्याओं का समाधान कर रही हैं। एआई को सस्ता और सुलभ बनाना। कैंसर का इलाज खोजना, नई दवाएं बनाना, खेल अब बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, तो आज की हमारे इस पूरी बातचीत का सार ये है कि कैसे स्किल की परिभाषा काम जानने से काम करने और अब क्यों करना है ये तय करने तक पहुंच गई है। कैसे शिक्षा का सिस्टम हमें एक फैक्ट्री का पुर्जा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था और कैसे एआई अब उस पूरी फैक्ट्री को ही गिरा रहा है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात, इतिहास में औसत होना काफी था। अगर आप एक ठीक-ठाक कोडर, राइटर या अकाउंटेंट थे तो आपकी जरूरत थी। आज एआई औसत काम मुफ्त में और आपसे बेहतर कर रहा है। तो अब रास्ते क्या हैं? अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप किसी एक फील्ड में सुपर एक्सपर्ट बने या फिर आप फिजिकल एक्सपर्ट बने। बीच की सारी जगह खत्म हो रही है। मतलब भविष्य में दो ही तरह के लोग बचेंगे। हाँ, द आर्किटेक्ट्स जो एआई को बताएंगे कि क्या करना है, और द रियल वर्ल्ड फिक्सर्स जो जमीन पर वो काम करेंगे जो रोबोट नहीं कर सकते। अब सोचने वाली बात यह है कि हम खुद को किस रास्ते पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीच का रास्ता अब तेजी से गायब हो रहा है।